है एवरीवन, आज जिन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर ये रहे। तो मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं। मैंने आपके सामने सॉल्यूशंस लिख रखे हैं, मैं आपको इसको समझा देता हूं क्योंकि ऑलरेडी मैंने कई लेक्चर में इसके सॉल्यूशन किस तरीके से करे जाते हैं इसकी डिस्कशन मैं कर चुका हूँ। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने लिंक प्रीवियस वीडियो को नहीं देख रखा तो उसका लिंक जो है आई बटन में आ रहा होगा, यहाँ पर आप देख लेना। अभी देखो हमें करना क्या है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस आता है मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताया था कि आपको ये फॉलो करने पड़ते हैं। जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चंस आए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, गिवन रिकरेंस रिलेशंस होता है, उसका ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। ऑर्डर फाइंड करने के बाद हम लोग इक्वेशन की फॉर्मेशन करते हैं। इक्वेशन या तो क्वाड्रेटिक होगा या तो क्यूबिक होगा। इन जनरल बात कर रहे हैं, आपके पास बाई क्वाड्रेटिक या फिर पावर 4 वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मगर वो रेयर केसेस है। हमने कि नेक्स्ट हमारे पास क्या था, उसकी रूट्स फाइंड करते हैं। जो भी इक्वेशन होती है उसकी रूट्स फाइंड करते हैं। रूट्स फाइंड आउट करने के बाद वहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करते हैं। फिर देन इसके बाद ये करते हैं। कैसे करना है इसको चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन के थ्रू। इन स्टेप्स को भी फॉलो करते रहेंगे, वो आप देखते रहना। हमने क्या बताया कि हमारे पास देखो जो भी इक्वेशन थी, सबसे पहले हमने गिवन इक्वेशन को कॉपी किया। हमारे पास ये इक्वेशन थी, उसकी ऑर्डर फाइंड आउट करनी थी। अब ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, कि जो मैंने बताया था कि आपके पास है ना यहाँ सब्सक्रिप्ट है, यहाँ पर n-1 है और यहाँ पर n-2 है। अब इन सब्सक्रिप्ट में सबसे बड़ी जो सब्सक्रिप्ट है ये है और सबसे छोटी सब्सक्रिप्ट ये है। तो मैंने कहा था कि सबसे बड़ी वाली सब्सक्रिप्ट मैंने सबसे छोटी वाली सब्सक्रिप्ट करते हैं तो हमें ऑर्डर पता चल जाता है। तो हमारे पास इस वाले को और इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लेक्चर 1 को देखना, वहाँ पर मैंने सारी डिटेल डिस्कशन कर रखी है जिसका लिंक जो है आई बटन में आ रहा है। तो मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप 20 से देख रहे हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने सारी बिल्कुल डिटेल डिस्कशन की, बिल्कुल बेसिक से बात करिए। तो अगर आप 20 से देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी पर्सनल जो रिकमेंडेशन है कि आप पहली वीडियोस को ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दोनों दे दूंगा, तो आप उसको देख लेना। ऑर्डर मेरे पास 2 आ जाएगा। इक्वेशन हम लोग ने फॉर्मेशन की। इक्वेशन फॉर्मेशन करने के लिए मैंने बताया था कि जो मेरे पास हायर पावर होती है, हायर हमारे पास सब्सक्रिप्ट होता है, उसको x² देते हैं, कम करते चले जाते हैं, फिर इसका x हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर 1 को आप जरूर देखना। हमने कहा कि x² हो गया प्लस का x हो गया प्लस का 1 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। अब इक्वेशन की फॉर्मेशन कर लिया जी हमने। अब इस इक्वेशन को जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं। इसके रूट्स हम लोग कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि आपको कैलकुलेटर की हेल्प से आप नहीं सॉल्व कर सकते। आप इसका फैक्टर से बनाएंगे, आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पढ़े होंगे, ऐसे कि यहाँ पर इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर मिलने चाहिए, मतलब वो तो आपने पढ़े होंगे। तो वो चीज़ें जो हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पर नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इस इक्वेशन को, तो ये जो x² प्लस का x+1 जब बनता है ये स्पेशल केस है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स और स्टूडेंट को भी इसके रूट्स रिमेंबर होते हैं, तो आपको भी रिमेंबर अगर कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। करना क्या, जब भी ये रूट्स रहते हैं ऐसे, खासकर ये इक्वेशन x² प्लस का x+1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर अब हम बात करेंगे x² का जो कोफिशिएंट होता है। मैंने बताया था कि आपको अगर x² का जो भी कोफिशिएंट होता है, x² का कोफिशिएंट a होता है और x का कोफिशिएंट b होता है और जो हमारे c होता है, नंबर्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर मेरा a भी 1 हो जाएगा क्योंकि x² कोफिशिएंट कुछ दिख नहीं रहा, दैट मीन्स 1 है। तो b भी मेरा कितना हो जाएगा, 1 है हो जाएगा, और c भी मेरा कितना हो जाएगा, ये c है, ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा, दैट मीन्स 1 है। x का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा, दैट मीन्स 1। जिसका मालिक कोई नहीं उसका मालिक 1। तो हमने इस बात को करने के बाद हमें ये पता चला a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है। क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा था जब आपको रूट्स ऐसे जनरली आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं तो आपके पास एक स्पेशल फार्मूला होता है। वो जो होता है वो क्या होता है, श्रीधराचार्य फार्मूला। अब वो श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या था हमारे पास, श्रीधराचार्य फार्मूला था हमारे पास x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस का 4c/2 है। यहाँ पर जब ऐसा हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो b की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 1 है।
बी की जगह पर हम बी की जगह पर हम 1 पुट करते हैं, तो जब बी की जगह पर 1 पुट करोगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट, बी का स्क्वायर करना है तो बी का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस का। 4 ए और सी का मल्टीप्लाई करोगे तो ए और सी का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आ जाएगा, 4 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, तो 1 - 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि 1 - 4 क्या होता है। तो कई बार लोग क्या कर देते हैं, 1 - 4 क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं। भैया साहब ऐसा नहीं है, साइन का ध्यान रखो। 1 - 4 जो होता है वो -3 होता है, तो 1 - 4 जो होता है वो -3 होता है। इतनी तो बात पता होंगी, बड़े में से छोटे घटाना है, छोटे में से बड़ा, इतना सारी चीज़ें पता होंगी उम्मीद है। अब 1 - 4 -3 होता है। अब जब भी रूट के अंदर निगेटिव आ जाना तो सावधान हो जाना। रूट के अंदर देख रहे हो, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ जाए दैट मीन्स कि चीज़ें अभी इमेजिनरी नंबर्स पे डील होंगी। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, इतनी भी हेडेक लेने वाली बात नहीं है, समझ जाओगे। जब भी रूट के अंदर नेगेटिव होता है तो बात सुनो, तो क्या करते हैं, अगर हमारे पास रूट में -3 है तो इसको क्या लिखेगा, -3 को हम लोग -3 को लिख सकते हैं 3 × -1। अभी भी 3 का -1 से मल्टीप्लाई करोगे -3 आएगा। अब इसका स्क्वायर रूट अगर लेते हैं तो दोनों तरफ देखो स्क्वायर रूट हो जाएगा। हमने कि स्क्वायर रूट लेंगे तो हमने क्या कि √3 इंटू का -1 हो जाएगा। अब दो नंबर्स है, हमने कहा कि रूट के अंदर रूट में a इंटू रूट में b हो, ऐसे तो हमने कि पूरे का होल रूट a और b हो, तो दोनों रूट जो होते हैं ये पूरे का जो होल रूट था वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसको भी मिल जाता है, इस नंबर्स को भी और इसको भी मिल जाता है, तो √3 इंटू रूट में -1। अब रूट में -1 को नहीं पता है तो भाई साहब लिख लो, रूट में -1 को हम लोग कहते हैं आई, क्या कहते हैं, नहीं पता तो इसको कहते हैं आयोटा। तो ये बातें आपको कहाँ पता है, ये बात आपको नोट करके रखनी है। रूट में -1 को हम लोग क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं, आयोटा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में बताई जाती है, अगर आपको नहीं पता है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसको भी आप देख लेना। तो ठीक है, तो रूट में -1 को हम लोग क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। तो हम लोग ने क्या कहा कि रूट में अगर आपके पास कभी ना रूट में -5 आए, रूट में -3 था तो आपने क्या लिखा, रूट में 3, फिर उसके बाद क्या लिख दिया, आयोटा, क्योंकि माइनस की वजह से रूट के अंदर को हमने क्या लिखा, आयोटा। अगर मैं बोलता आपके पास रूट में -5, रूट में -5 क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे, रूट में 5, फिर उसके बाद इस माइनस की वजह से हम क्या लगाएंगे, आयोटा। हमने कहा कि अच्छा रूट में -4 होता तो क्या लिखते हैं, रूट में -4 का मतलब हो गया रूट में 4, उसके बाद क्या हो जाएगा, और इस माइनस की वजह से क्या लगाएंगे, आयोटा। तो ये काम आपको करना है, माइनस की वजह से आयोटा लगाना है। कैसे होता है देखो, मैंने यहाँ समझा रहा है, क्योंकि रूट में -1 का मतलब होता है आयोटा। अब रूट में 4 का मतलब आपको पता है 2 होता है, रूट 4 का मतलब होता है 2, तो इसको 2 आयोटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी आपको। तो यहाँ पर √3 आयोटा हो गया, उसके बाद यहाँ पर -1 प्लस माइनस ये नीचे 2a होता है, तो 2a होता है तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये हमारा 1 था तो 2 आ जाएगा। अब इस रूट्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ -1 है, प्लस माइनस था। जब यहाँ पर दो वैल्यूज होती है प्लस और माइनस, तो हम लोग दो वैल्यूज लेते हैं, एक बार प्लस की लेते हैं और एक बार माइनस की लेते हैं। तो एक बार -1 प्लस √3 आई अपॉन का 2 लिखेंगे, एक बार -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन का 2 लिखेंगे। एक बार प्लस की वैल्यूज लेंगे, एक बार माइनस की लेंगे, दो वैल्यूज लेंगे। तो हमारे एक्स की जो रूट्स आए वो दो आए, दो रूट्स आए हमारे पास, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन का 2, -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन का 2। ये जो रूट्स हैं और ये इक्वेशंस काफ़ी फेमस है, आपने 11th क्लास से ही पढ़ी, नहीं पढ़ी अगर आपने तो अभी ध्यान लिख लो। ये इक्वेशंस आपको ना अच्छे से रिमेंबर हो जाने चाहिए, और इसके रूट्स भी अगर याद हो जाते हैं तो दैट्स गुड, नहीं भी होते हैं तो फिर भाई साहब आपको ये निकालनी पड़ेंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स और स्टूडेंट को ये याद रहते हैं, जो कि रेगुलर पढ़ाई करते रहते हैं, उन्हें याद रहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे पास जब ये हमारे पास ये रूट्स निकले, तो रूट्स हमारे पास कैसे निकले, इमेजिनरी निकले, इमेजिनरी रूट्स हैं और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो फिर जैसे आप पिछले क्वेश्चन में करते थे बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। पहले रूट्स को लिखना है, उसकी होल पावर, पहला वाला रूट्स होल पावर n लिखना है, इनटू में कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट C1 है, प्लस लिखना है। दूसरा रूट्स लिखना है, उसकी पावर होल पावर n लिखना है, फिर C2 लिखना है इक्वल टू an। an क्या था, ये वाले जो था ये an था। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो स्टार्टिंग से लेक्चर देखना भाई, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ बात थी। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। देखो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना ली है, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब उसके बाद हम लोग को इनिशियल कंडीशन की हेल्प से C1 और C2 की वैल्यू को फाइंड करना पड़ता है। अब ये इनिशियल कंडीशन क्या थी, तो इनिशियल कंडीशन ये जो बगल में लिखी रहती है ना, ये होती है इनिशियल कंडीशन। इसको हम लोग इनिशियल कंडीशन या हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बाउंड्री कंडीशंस भी बोलते हैं।
अब इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन से हम लोग कैसे निकालते हैं तो बता दूं आपको। तो बताने की बात क्या है, यहाँ पर जो हमारे पास ये नीचे में दिख रहा है आपके पास, जो यहाँ पर नीचे ये लोअर सबस्क्रिप्ट होता है ये n की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 0 है और यहाँ पर n की वैल्यू 2 है। तो काम का जो बंदा होता है ये नीचे वाले वैल्यूज होते हैं, तो इसको दिमाग में रखना, ये नीचे वाले वैल्यूज क्या होते हैं, n होता है। तो n की वैल्यू 0 है और n की वैल्यू 2 है। तो हम लोग दो केस बना के रखते हैं कि हमारे पास बाउंड्री कंडीशन 2 दे रखी है, तो केस भी हम लोग 2 बना के चलते हैं। तो आप देखो क्या करते हैं इसके बाद। अब इसके बाद देखो हमारे पास कुछ ऐसा होता है, केस फर्स्ट हम लोगों ने देखो कैसे फाइंड आउट किया था। केस फर्स्ट जो फाइंड आउट किया था इनिशियल कंडीशन, देखो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी 0, दूसरी n की वैल्यू कितनी 2। तो दो केस बना, n इक्वल टू 0 के लिए और एक n इक्वल टू 2 के लिए। अब दो केस बनाने के बाद ना जो भी आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करते हो, देखो दो केस बनाने के बाद आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की फॉर्मेशन की, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी, जरा इसको हटाते हैं और आपको फिर से समझाते हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये थी ना ए एन इक्वल टू। तो यहाँ पर क्या काम करना है, यहाँ पर n इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है। n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो n इक्वल टू 0, ये तो यहाँ पर कंडीशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोगों ने फॉर्मेशन कर रखी है। n इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम लोग, n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो देखो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर a नॉट आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 रखेंगे और यहाँ पे भी 0 रखेंगे। जब 0 रखेंगे किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ भी पूरी की जगह क्या आ जाएगा, 0, और पूरे की पावर 0 कितना होता है, 1। तो 1 का C1 से मल्टीप्लाई करोगे तो C1 आ जाएगा, और यहाँ भी पूरे नंबर की पावर मतलब इस पूरे नंबर की पावर 0 कितना आ जाएगा, 1, और फिर यहाँ भी 1 आ जाएगा। 1 का C2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, C2 आ जाएगा। तो C1 प्लस का C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A नॉट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर लगाना है n इक्वल टू 2 पे। तो जहाँ जहाँ पर n है, यहाँ देखो जहाँ पर हमने n लिखा था वहाँ पर क्या पुट करना है, आपको 2 पुट करना है। तो जब आप 2 पुट करोगे तो मेरे पास कुछ ऐसा मिलेगा। तो n इक्वल टू यहाँ भी पुट करना है n इक्वल टू 2 पे, तो यहाँ पे 2 पुट करोगे। अब उसके बाद क्या समझ में आता है, n इक्वल टू 2 पुट कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में ही पुट करना है। सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में एक बार n इक्वल टू 0 पुट करोगे, एक बार n इक्वल टू 2 पुट करना है। अब जब ऐसा कर दिया आपने तो उसके बाद हमें देखो क्या मिलेगा। अब ये हम लोगों ने बना लिया। अब ए नॉट की वैल्यू देखो हमारे पास हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, हमारे पास जो मेन इक्वेशन थी वहाँ पर ए नॉट की वैल्यू दे रखे थे, ए नॉट की वैल्यू 1 थी। तो ए नॉट की वैल्यू हमने 1 रख लिया। उसके बाद C1 प्लस C2 कर लिया। ए नॉट की वैल्यू देखो यहाँ पर 2 दे रखी थी, मतलब A2 की वैल्यू 2 दे रखी थी, तो हमने 2 लिख लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इसको सॉल्व आउट करना पड़ता है, जो कि इस क्वेश्चन में सॉल्व करने की वजह से ही मैंने इस क्वेश्चन को पिकअप किया। अब कहने का मतलब है कि यहाँ पर ना क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़े से लगते हैं कि कैसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कोई पिछले क्वेश्चन के जैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब सॉल्व करने के लिए देखो क्या कर रहा है, हमने कहा कि अब जैसा कि आपको पता है अगर a अपॉन बी का पूरे का स्क्वायर लिखा हो या कुछ कोई भी पावर एन हो, तो आप क्या करते हो, जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है कि कभी अगर ऐसा होता है आपके पास, अगर लिखा हो a अपॉन बी लिखा गया है, पूरे की पावर अगर n हो तो आपको पता हो a की पावर भी n हो जाता है और b की पावर भी n हो जाता है। ये वाली पावर्स इसको भी मिल जाती है, इसको भी। उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने क्या किया कि यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है कि देखो यहाँ पर इसकी पावर भी होल, मतलब इस पूरे की पावर होल स्क्वायर थी, तो एक बार इसको पूरी की पावर दे दे, एक बार इसको दे। 2 की जब 2 की पावर 2 दे देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। और यहाँ भी सिमिलर कॉन्सेप्ट लगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, दोनों के नीचे 4 है, तो हमने 4 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो 1/4 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब अंदर देखो 1/4, इसको सॉल्व करने की प्रोसेस को ही आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सॉल्व कैसे किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व करने में ही आप फंस जाओगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुनना। हमने कि यहाँ पर 1/4 कॉमन ले लिया। अब उसके बाद देखो हमारे पास क्या बचा, होल स्क्वायर बचा, तो 1 - 1 प्लस √3 आयोटा, फिर उसके बाद C1 मल्टीप्लाइड में था, फिर -1 माइनस का √3 आई आयोटा होल स्क्वायर C2 था। ये चीज़ तो कॉमन ले लिया, अब यहाँ तो बचेगा नहीं, जो कॉमन ले लिया तो यहाँ पर गायब हो गया, चीज़ें यहाँ बाहर रखा हुआ है। अभी तुमको क्या करना है कि यहाँ पर जो 4 था, इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि डिवाइड में है तो मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू उधर जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको भी आप भेज देना। अब हमें इसको करना है सॉल्व। देखो -2 माइनस का 2√3 आयोटा, ये सारी चीज़ें तो आपने देख ली कैसे सॉल्व करना है। अभी यहाँ पर ना हमें एक इक्वेशन ये मिलती है, एक इक्वेशन ये मिलती है। हमने इसको दे दिया इक्वेशन 1 और इसको दे दिया इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हो। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे बचपन में आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ रखे थे। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते थे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते थे, चीज़ें तो आपको पता होंगी, नहीं भी पता है तो आप एक बार सुन लो, नहीं भी पता होंगी तो फिर एक काम करना कि मैं आई बटन में ना लिंक दे दूंगा, या फिर वहाँ आ रहा होगा, या तो नीचे में कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर आप जाके देख लेना। अब करते क्या है, वहाँ पर
हमने कहा कि जब भी आपके पास कभी ऐसा होता है, ठीक है, जब भी कभी ऐसा होता है तो जस्ट वेट अ मिनट, मैं आपको बताता हूँ। जब भी हमारे पास कुछ ऐसा होता है तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पर आपके पास देखो ना, C1 का जो कोएफिशिएंट दिखता है कि ये दिख रहा है, और नेक्स्ट आपके जो पास कोएफिशिएंट दिख रहा है वो कि ये दिख रहा है। ये दो कोएफिशिएंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, जो कि मैंने हाईलाइट कर दिया। अब इन दोनों कोएफिशिएंट में ना आपको C1 कोएफिशिएंट दिख रहा है, यहाँ पर C2 कोएफिशिएंट दिख रहा है। अब आप क्या काम करो, जब आपके पास समझने कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखो C1 और C2, यहाँ पर ना इसके कोएफिशिएंट को, C1 के कोएफिशिएंट को या तो C2 कोएफिशिएंट को हम लोग सेम बनाते हैं। सेम बनाने के बाद या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इसको हम लोग एलिमिनेट कर देते, तो वो एलिमिनेशन मिलता था। मतलब C1 के कोएफिशिएंट को इस वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा दो, या C2 कोएफिशिएंट को उठाकर इसमें मल्टीप्लाई करा दो, और मल्टीप्लाई करा दोगे जब आप, तो या तो इसका कोएफिशिएंट इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो C2 कोएफिशिएंट सेम बनेगा, और इसका कराओगे तो C1 कोएफिशिएंट सेम बनेगा। जब सेम बन जाएंगे उसके बाद दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और वो चीज़, वो वेरिएबल हमारी एलिमिनेट हो जाती है, हमें सिंगल वैल्यू मिल जाती है किसी भी न्यू कांस्टेंट की। मतलब हमारे पास जो नो अननोन रहेगा उसकी वैल्यूज हमें मिल जाएगी। तो उसकी इसके थ्रू भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर ऐसा करेंगे तो देखो हमने क्या काम किया, इसके C1 का जो भी कोएफिशिएंट था, इसके कोएफिशिएंट को उठाया और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कराने के बाद हमें क्या मिला, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड भी कराओगे, राइट हैंड साइड भी कराओगे। जब मल्टीप्लाई कराओगे तो मेरे पास कुछ ऐसा निकल कर आएगा। अब ऐसा निकल कर आएगा तो देखो हमारे पास इक्वेशन ये, हमारे पास पहली इक्वेशन ये बन गई क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करा। दूसरी इक्वेशन में तो मल्टीप्लाई नहीं किया, दूसरी इक्वेशन को एज इट इज़ ही रखना है, तो दूसरी इक्वेशन को एज इट इज़ मैंने कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद हमने क्या काम किया कि दोनों की देखो कोएफिशिएंट यहाँ पे भी सेम हो गए, बिल्कुल सेम चीज़। जब सेम मिली हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या, फर्स्ट माइनस का सेकंड किया, पहली इक्वेशन माइनस का दूसरी इक्वेशन किया। अब जब ऐसा किया तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा कि दूसरी इक्वेशन के आगे माइनस है, उसको सब्ट्रैक्ट करें तो हर दूसरी इक्वेशन के जितनी भी चीज़ें हैं सबके सामने कैसा आ जाएगा, साइन माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये वाला एक प्लस का एक माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन इतनी सॉल्व करने आती होगी। जब आप ऐसा करोगे तो देखो यहाँ पर फर्स्ट माइनस के सेकंड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा, और राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। अब फाइनली हमें जब मिल जाएगा ऐसा तो हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे अंदर, और ये जो टर्म है, अब इस टर्म का हम लोग जब अंदर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे ना जी, देखो इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन जो है एक बार इसके साथ, और इसका मल्टीप्लिकेशन एक बार इसके साथ कराएंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन एक बार इसके साथ कराएंगे, और एक बार इसके साथ कराएंगे। प्रोसेस आपको थोड़ी से लेंदी दिख रहे होंगे, मगर अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, चीज़ें आपको समझ में आती तो आप इसको फास्टली कर सकते हो। मुझे डेफिनेटली पता है, थोड़ा सा समझा रहा हूँ, इस वजह से टाइम बिल्कुल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कराओगे। मल्टीप्लिकेशन जब आप करा लेना इसके साथ भी, तो आपको क्या मिलेगा, ये देखो एक प्लस का एक माइनस का, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और मेरे पास मिलेगा -2√3 आयोटा, -2√3 आयोटा C2। अब बच्चा यहाँ भी सॉल्व नहीं कर पाता, तो कभी ऐसा होता तो एक काम करना, जो चीज़ें सिमिलर दिखती है ना उसको कॉमन ले लेना। जब आप कॉमन ले लोगे, देखो -2√3 आयोटा यहाँ भी, -2√3 आयोटा यहाँ भी है। उसके बाद जब आप कॉमन ले लोगे तो देखो हमारे पास क्या मिल जाएगा, C2 इधर भी मिलेगा, C2 उधर भी मिल जाएगा। या फिर एक काम है ना, सिंपली दिख रहा है -2 कॉमन ले लोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। उसके बाद 1C2, फिर 1C2 आ जाएगा, 1C2 और 1C2 आ जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो 1C2 और 1C2 होने के बाद ना हमारे पास कुछ है।